रामपुर गांव में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन रागिनी को धन दौलत, महंगे कपड़े और शान और शौकत से बहुत प्यार था। वो हमेशा सोचती थी कि एक दिन वो बहुत अमीर बनेगी और पूरे गांव पर राज करेगी। वहीं उसकी छोटी बहन गौरी का दिल बहुत साफ था। वो गरीबों की मदद करती, जानवरों को खाना खिलाती और अपने माता पिता की हर बात मानती थी। दोनों एक ही घर में रहती थीं, लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। शायद यही वजह थी कि किस्मत ने भी दोनों के लिए बिल्कुल अलग रास्ते चुन रखे थे। एक दिन दोनों बहनें रोज की तरह जंगल में लकड़ियां लेने निकली। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आज उनकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होने वाली है जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। गौरी जल्दी चलो, अगर देर हो गई तो माँ फिर डांटेगी। दीदी देखिए ना, इस चिड़िया का बच्चा घोंसले से गिर गया है। इसे पहले घोंसले में रख देती हूँ, फिर चलते हैं। तुम्हें हर समय दूसरों की चिंता रहती है, इसी वजह से तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगी। रागिनी और गौरी पहले तो उस साधु को देखकर रुक गईं। दोनों ने अपने जीवन में उस साधु को पहले कभी नहीं देखा था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि जंगल में इतनी तेज हवा चल रही थी, लेकिन साधु के सामने रखा दीपक बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे उस जगह पर समय ही रुक गया हो। दोनों धीरे धीरे साधु की ओर बढ़ने लगीं। प्रणाम बाबा, हम लोग रामपुर गांव से आए हैं। जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। दूर से आपको देखा तो लगा शायद आपको किसी मदद की जरूरत हो। अगर हमसे कोई सेवा हो सके तो निसंकोच बताइए। बेटी, सेवा करने वाले लोग आजकल बहुत कम मिलते हैं। तुम्हारी आवाज सुनकर ही समझ गया कि तुम्हारा मन साफ है। लेकिन तुम दोनों यहाँ लकड़ियां लेने नहीं, अपनी किस्मत से मिलने आई हो। बाबा, आप भी अजीब बातें करते हैं। किस्मत क्या जंगल में बैठी रहती है? हम तो रोज यहाँ आते हैं। आज तक तो कभी हमारी किस्मत नहीं मिली। हर दिन समय एक जैसा नहीं होता बेटी। कुछ दिन इंसान रास्ता चुनता है और कुछ दिन रास्ता इंसान को चुन लेता है। आज वही दिन है। बाबा, आपकी बातें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं। अगर आपको कुछ पता है तो कृपया साफ साफ बताइए। सब्र रखो बेटी, सच हमेशा धीरे धीरे सामने आता है। अगर एक ही बार में सब बता दूं तो शायद तुम खुद भी उस पर विश्वास नहीं कर पाओगी। साधु की बात सुनकर गौरी शांत हो गई, लेकिन रागिनी के चेहरे पर अब भी अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि साधु केवल रहस्यमयी बातें करके उन्हें प्रभावित करना चाहता है। तभी अचानक साधु ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर दोनों बहनों के होश उड़ गए। तुम दोनों सगी बहनें नहीं हो। बाबा, ये कैसी बात कह रहे हैं आप? हम बचपन से एक ही घर में पले बड़े हैं। एक ही माँ ने हमें अपनी गोद में खिलाया है। पूरा गांव हमें सगी बहनें मानता है। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हम सगी बहनें नहीं हैं? मैं वही कहता हूं जो सत्य होता है। सत्य कड़वा जरूर होता है, लेकिन बदलता कभी नहीं। जिस सच से तुम आज भाग रही हो, वही सच कुछ दिनों बाद पूरी दुनिया के सामने होगा। बाबा, अगर आपकी बात सच है तो कृपया हमें सब कुछ साफ साफ बताइए। मैं अधूरा सच सुनकर और परेशान नहीं होना चाहती। मेरे माता पिता कौन है? मैं कौन हूँ? आपने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपनी असली पहचान नहीं जानती? तुम्हारे हर सवाल का जवाब है बेटी, लेकिन उस जवाब के साथ ऐसा तूफान भी जुड़ा है जो तुम्हारी जिंदगी ही नहीं, इस पूरे इलाके की किस्मत बदल देगा। अगर तुम वो सच सुनने के लिए तैयार हो, तभी मैं आगे कुछ कहूंगा। साधु के मुंह से अपने नाम का जिक्र सुनते ही गौरी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ ही नहीं आया कि एक अनजान साधु उसके बारे में इतना कुछ कैसे जानता है। दूसरी ओर रागिनी को ये सब किसी छलावे से कम नहीं लग रहा था। उसने तुरंत साधु की बात काट दी। बस कीजिए बाबा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि आप लोगों के मन में डर और भ्रम पैदा करते हैं। हम दोनों बचपन से एक ही माँ बाप के साथ रहते आए हैं। पूरा गांव हमें बहनें कहता है। आपने दो चार रहस्यमयी बातें क्या कह दी, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपकी हर बात पर विश्वास कर लें। सवाल करना अच्छी बात है बेटी।
बिना सोचे समझे किसी की बात मान लेना बुद्धिमानी नहीं होती, लेकिन कभी कभी सच इतना असाधारण होता है कि उसे झूठ समझ लेना भी स्वाभाविक है। गौरी अब तक चुप थी। उसके मन में सैकड़ों सवाल उठ रहे थे। उसने अपनी हथेलियां कसकर पकड़ ली। उसकी आंखों में डर भी था और सच जानने की बेचैनी भी। आखिर उसने हिम्मत जुटाई और साधु से वो सवाल पूछ लिया जिसका जवाब उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। बाबा, अगर आप सच जानते हैं तो कृपया मुझे अधूरी बातों में मत रखिए। मैं झूठी उम्मीद नहीं चाहती और ना ही किसी भ्रम में जीना चाहती हूँ। आप साफ साफ बताइए, मैं कौन हूँ? मेरे जन्म का ऐसा कौन सा रहस्य है जिसके बारे में मेरे माता पिता ने भी कभी कुछ नहीं बताया? मैं तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर दूंगा बेटी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक वचन देना होगा। जो सच तुम आज सुनोगी, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। तुम्हारे अपने ही लोग तुमसे सवाल करेंगे। कुछ लोग तुम पर विश्वास करेंगे और कुछ तुम्हें झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। फिर भी क्या तुम सच जानना चाहोगी? अगर सच मेरी जिंदगी बदलने वाला है तो मैं उससे भागना नहीं चाहती, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं सब जानना चाहती हूँ। गौरी का उत्तर सुनकर साधु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने अपनी बगल में रखा एक पुराना लकड़ी का संदूक अपनी ओर खींचा। उस संदूक पर समय की मार साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बीचों बीच बना हुआ सुनहरे मुकुट का निशान आज भी वैसा ही चमक रहा था जैसे किसी ने उसे अभी अभी तराशा हो। साधु ने जैसे ही संदूक पर हाथ रखा, उसके होठों से धीरे धीरे एक नाम निकला और वही नाम गौरी की किस्मत का पहला दरवाजा खोलने वाला था। सुवर्णगढ़। सुवर्णगढ़। ये नाम सुनते गौरी और रागिनी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। उन्होंने अपने जीवन में ये नाम कभी नहीं सुना था, लेकिन साधु की आवाज में ऐसा विश्वास था कि दोनों के मन में अनगिनत सवाल उठने लगे। साधु ने धीरे धीरे संदूक खोला। उसके अंदर कोई सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक पुराना रेशमी कपड़ा, एक चांदी का लॉकेट और तार पत्र में लिपटा हुआ एक प्राचीन पत्र रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे इन चीजों को वर्षों से किसी खास व्यक्ति का इंतजार हो। बाबा, इस पुराने संदूक का हमारी जिंदगी से क्या संबंध है? और ये सुवर्णगढ़ कौन सी जगह है? मैंने तो आज तक इसका नाम भी नहीं सुना। क्योंकि उस राज्य का नाम इतिहास से मिटा दिया गया था। आज से लगभग 18 वर्ष पहले वहां ऐसी घटना हुई थी जिसने पूरे राज्य की तकदीर बदल दी। कुछ लोगों ने लालच में आकर सच को छिपा दिया और निर्दोष लोगों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। लेकिन बाबा, उस राज्य का मुझसे क्या संबंध है? आप बार बार मेरी तरफ देखकर ही क्यों बातें कर रहे हैं? क्योंकि उस रात जो सबसे अनमोल चीज बचाई गई थी, वो कोई खजाना नहीं था, वो एक नन्ही बच्ची थी। इतना सुनते ही गौरी की सांसें तेज हो गईं। उसे ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही हो। दूसरी ओर रागिनी के चेहरे पर हैरानी के साथ साथ बेचैनी भी साफ दिखाई देने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि साधु आखिर किस ओर इशारा कर रहा है। उधर साधु अपनी बात कह रहा था, लेकिन उसे ये एहसास नहीं था कि उनकी पूरी बातचीत कोई और भी सुन रहा है। घनी झाड़ियों के पीछे छिपा एक रहस्यमयी व्यक्ति सांस रोके खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि चिंता दिखाई दे रही थी, जैसे उसे डर हो कि अगर ये सच आज सामने आ गया तो वर्षों से छिपा एक राज हमेशा के लिए दुनिया के सामने आ जाएगा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अगर साधु ने आज सब कुछ बता दिया तो इतने सालों की मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे किसी भी तरह इसे रोकना होगा, लेकिन जल्दबाजी करना भी ठीक नहीं होगा। पहले मुझे पूरी बात सुननी होगी। उधर गौरी और रागिनी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोई उनकी हर बात सुन रहा है। उन्हें तो बस अपने सवालों के जवाब चाहिए थे। लेकिन अब कहानी केवल दो बहनों की नहीं रही थी। अब इसमें एक ऐसा रहस्यमय किरदार भी शामिल हो चुका था जिसकी पहचान अभी पूरी तरह छिपी हुई थी
और जिसका इस रहस्य से कोई गहरा संबंध था। साधु ने जैसे ही लॉकेट को साफ किया, उस पर बना हुआ राज चिन्ह धूप की हल्की किरणों में चमकने लगा। वो कोई साधारण निशान नहीं था। उस पर उगते हुए सूर्य के पीछे एक मुकुट बना था और उसके नीचे 2 सिंह आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे थे। गौरी की नजर जैसे ही उस चिन्ह पर पड़ी, उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। उसे लगा जैसे उसने ये निशान कहीं देखा है, लेकिन कब और कहां ये उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। बाबा, न जाने क्यों इस निशान को देखकर मेरे मन में अजीब सी हलचल हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा इससे कोई पुराना रिश्ता हो, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। यादें कभी मरती नहीं है बेटी, वे केवल समय की धूल में छिप जाती हैं। सही समय आने पर वही यादें इंसान को उसकी असली पहचान तक पहुंचा देती हैं। बाबा, आप हर बात घुमाकर क्यों कहते हैं? अगर ये लॉकेट भौरी का है तो साफ साफ बताइए, ये इसके पास कैसे आया? इसके असली माता पिता कौन है? अब आधी बातें मत कीजिए। ठीक है, अब समय आ गया है कि तुम्हें उस रात की कहानी सुनाई जाए जिसने कई जिंदगियां बदल दी। लेकिन ध्यान रखना, जो कुछ तुम सुनोगी उसके बाद शायद तुम अपने ही घर को पहले जैसी नजरों से कभी नहीं देख पाओगी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और 18 वर्ष पुरानी यादों का दरवाजा खुलने लगा। वो रात साधारण नहीं थी। सुवर्णगढ़ का राजमहल उत्सव से नहीं बल्कि बेचैनी से भरा हुआ था। हर सैनिक दौड़ रहा था, हर सेवक घबराया हुआ था और महल के सबसे सुरक्षित कक्ष में एक माँ अपनी कुछ महीने की मासूम बच्ची को सीने से लगाए रो रही थी। उसे ऐसा आभास हो चुका था कि आज की रात उसके परिवार की किस्मत बदलने वाली है। सुनो, अगर मेरे साथ कुछ भी हो जाए तो मेरी बेटी को किसी भी कीमत पर इस महल से सुरक्षित बाहर ले जाना। उसे कभी ये मत बताना कि वो कौन है, जब तक सही समय ना आ जाए। महारानी, आप ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रही हैं? महाराज और सैनिक महल की रक्षा कर रहे हैं, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। युद्ध तलवारों से नहीं, विश्वासघात से हार जाते हैं। और मुझे डर है कि दुश्मन महल के बाहर नहीं, हमारे बहुत करीब है। रानी की ये बात सुनते ही दासी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि खतरा बाहर से नहीं, भीतर से भी हो सकता है। उसी समय महल के मुख्य द्वार की ओर से एक तेज नगारे की आवाज गूंजी और पूरा महल सन्न रह गया। रानी की बात सुनकर दासी के हाथ कांपने लगे। उसने पहली बार अपनी गोद में उस मासूम बच्ची को इतनी मजबूती से पकड़ा जैसे उसकी एक सांस भी अब पूरे राज्य की उम्मीद बन गई हो। उधर महल के बाहर सैनिक अपनी पूरी ताकत से पहरा दे रहे थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि सबसे बड़ा खतरा महल की दीवारों के बाहर नहीं बल्कि उन्हीं दीवारों के भीतर छिपा बैठा है। महारानी, मैं अपनी जान दे दूंगी लेकिन राजकुमारी को कुछ नहीं होने दूंगी। पर कृपया मुझे इतना तो बताइए कि आखिर खतरा किससे है? कौन हमारा दुश्मन है? दुश्मन का नाम जान लेने से कुछ नहीं होगा। सबसे खतरनाक वो इंसान होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। आज उसी भरोसे की परीक्षा होने वाली है। अगर समय आ गया है तो मैं अभी इसी क्षण राजकुमारी को लेकर निकल जाती हूँ। नहीं, अभी नहीं। महल के सभी रास्तों पर निगरानी होगी। हमें सही अवसर का इंतजार करना होगा। एक छोटी सी गलती भी हमारी बेटी की जिंदगी छीन सकती है। रानी की आंखों में डर नहीं था, वो एक माँ थी और हर माँ की तरह उसे अपनी जान से ज्यादा अपनी बेटी की चिंता थी। लेकिन उसी समय महल के बाहर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। किसी ने घबराकर दरवाजा खटखटाया। महारानी, तुरंत द्वार खोलिए। महल के मुख्य द्वार पर एक अजीब घटना हुई है। सेनापति ने आपको तुरंत सभा कक्ष में बुलाया है। जब तक मैं वापस नहीं आती, इस कक्ष का दरवाजा मत खोलना, चाहे बाहर कोई भी क्यों ना आए। अगर तुम्हें जरा भी खतरा महसूस हो तो पीछे बने गुप्त रास्ते से निकल जाना। मैं आपके वचन की रक्षा करूंगी महारानी। रानी कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। महल का गलियारा बिल्कुल खाली था। फिर भी उसके मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे बार बार यही लग रहा था कि कोई अदृश्य नजर
हर पल उस पर टिकी हुई है। हे ईश्वर, अगर आज कोई संकट आने वाला है तो मेरी बेटी की रक्षा करना। मेरा जीवन चला जाए लेकिन उसे कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। उसी क्षण गलियारे के दूसरे छोर पर एक काले वस्त्र में लिपटी परछाई कुछ पल के लिए दिखाई देती है और अगले ही पल अंधेरे में गायब हो जाती है। रानी तेज कदमों से सभा कक्ष में पहुंची, लेकिन वहां का दृश्य देखकर वो कुछ पल के लिए ठिठक गई। पूरा दरबार मौजूद था, फिर भी किसी के चेहरे पर सामान्य शांति नहीं थी। हर व्यक्ति किसी अनजाने डर से घिरा दिखाई दे रहा था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि महाराज अभी तक सभा में नहीं पहुंचे थे। ये पहली बार था जब किसी आपातकालीन सभा में राजा सबसे अंत में आने वाले थे। सेनापति, इतनी जल्दी मुझे बुलाने का क्या कारण है? क्या सीमा पर हमला हो गया है या कोई और संकट आ गया है? महारानी, सीमा पर सब कुछ शांत है, लेकिन कुछ देर पहले महल के उत्तर द्वार पर एक अजनबी साधु आया था। उसने किसी से कुछ नहीं मांगा, वो केवल एक बात कहकर चला गया। क्या कहा उसने? उसने कहा, जिस राजकुमारी को तुम सबसे सुरक्षित समझ रहे हो, उसके सबसे बड़े शत्रु महल के बाहर नहीं, इसी महल के भीतर मौजूद है। ये सुनते ही रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। ये वही बात थी जिसका डर उसे कई दिनों से सता रहा था, लेकिन उसने अपने मन की घबराहट किसी के सामने प्रकट नहीं होने दी। उसने धीरे से पूरी सभा पर नजर डाली। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वहां मौजूद हर चेहरा कुछ छिपा रहा है। महाराज के अंदर आते ही पूरा दरबार खड़ा हो गया, लेकिन आज महाराज के चेहरे पर वो आत्मविश्वास नहीं था जिसके लिए पूरा राज्य उन्हें जानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी कोई ऐसी खबर सुनी हो जिसने उनके वर्षों पुराने विश्वास को हिला दिया हो। बैठ जाइए। आज की सभा सामान्य नहीं है। जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वो इस राज्य का भविष्य तय करेगी। महाराज, आखिर हुआ क्या है? राजकोष से कुछ नहीं चुराया गया, सीमा पर कोई युद्ध नहीं हुआ, लेकिन हमारे राज परिवार से जुड़ी सबसे गोपनीय जानकारी किसी अज्ञात व्यक्ति तक पहुंच चुकी है। ये सुनते ही सभा कक्ष में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वर्षों से छिपा हुआ राज आखिर बाहर पहुंचा कैसे। लेकिन उन सबके बीच एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसके चेहरे पर घबराहट नहीं बल्कि हल्की सी मुस्कान थी। उसने तुरंत अपना सिर झुका लिया ताकि कोई उसके भाव पढ़ न सके। आज से महल का कोई भी व्यक्ति बिना मेरी अनुमति के बाहर नहीं जाएगा। जब तक असली गद्दार सामने नहीं आ जाता, तब तक हर व्यक्ति संदेह के घेरे में रहेगा, चाहे वो कितना ही विश्वसनीय क्यों ना हो। महाराज के शब्द सुनते ही सभा कक्ष में सन्नाटा छा गया। लेकिन उसी समय महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर बैठा एक काला बाज अचानक जोर से चीखा और उड़ गया। उसे देखकर राजगुरु के चेहरे की गंभीरता और बढ़ गई। उन्होंने धीरे से आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, समय ने संकेत दे दिया है। अब भाग्य का चक्र घूमना शुरू हो चुका है। जिसे दुनिया एक साधारण बच्ची समझ रही है, वही बहुत जल्द इस राज्य की सबसे बड़ी उम्मीद बनने वाली है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले भाग में खुलेगा गौरी की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य। सामने आएगा वो गद्दार जिसने पूरे राज्य को बर्बाद किया, और एक ऐसा फैसला होगा जो हमेशा के लिए सबकी किस्मत बदल देगा। क्या गौरी सच जान पाएगी या सच सामने आने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा? अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 जरूर देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखिए। और आपको आज की कहानी कैसी लगी, अपनी राय भी कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।